अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अदला मंसूर और आज हम फार्माकोलॉजी के ऊपर सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी आज का हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह ईच चैप्टर वाइज हम फार्माकोलॉजी को कवर अप करेंगे। तो आज हम फार्मा का इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे, तो उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब हमारे लेक्चर की आज आउटलाइन क्या है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में, लाइगेंड के बारे में। उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग। और उसके अलावा हम स्टडी करेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या है। तो फार्माकोलॉजी के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके अलावा इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है फार्माकोकाइनेटिक और उसके अलावा दूसरी इसकी ब्रांच हम स्टडी करेंगे जिसको हम फार्माकोडायनेमिक बोलते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आउटलाइन हैं, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये है बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करेंगे लाइगेंड के बारे में, ड्रग के बारे में और फार्माकोलॉजी, और उसके बाद में उसकी दो ब्रांचेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। इन टर्म्स को डिस्कस करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली ले रहे हैं एक सेल को। जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो पूरी बॉडी है ह्यूमन की, या कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी बॉडी जो है बेसिकली एक बेसिक यूनिट की बनी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और सेल जो होता है वो कंपोज हुआ होता है आउटर एक थिन लेयर से जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो यह सेल मेम्ब्रेन होता है जो इसके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट करता है, और एक सेंट्रल पार्ट होता है जो इसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और एक सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच वाला हिस्सा होता है जिसके अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो हमारी बॉडी के जो भी सेल्स हैं, ह्यूमन बॉडी के जो भी सेल्स हैं या नेचर में जो भी सेल्स मिलते हैं, उसमें आउटर जो लेयर होता है वो थिन लेयर सेल मेम्ब्रेन का होता है जो प्रोटेक्शन देता है और ट्रांसपोर्ट करवाता है। और न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट होता है जो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और इनके बीच में जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो जिसके अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। तो इस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए बेसिकली ये जो सेल होता है ये ब्लड से सब्सटेंसेस हासिल करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो भी सब्सटेंस हैं वो ब्लड के ज़रिए आते हैं। तो ये आर्टरी है, तो आर्टरी से ब्लड जो होता है वो कैपिलरीज में आता है, एंड देन डिऑक्सिन ब्लड जो होता है वो वीन्स के ज़रिए वापस हार्ट में चला जाता है। तो बेसिकली ये हमारी कैपिलरी है। तो क्या होता है बेसिकली, ये जो आर्टरी है, इस आर्टरी से जो ब्लड होता है वो बेसिकली आता है टिश्यू एरिया में। और जब टिश्यू एरिया में आता है, जैसा कि इस आर्टरी में के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जब ब्लड आता है इस कैपिलरी के अंदर, तो प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये जो सब्सटेंस होते हैं ना कैपिलरी में से बाहर आ जाते हैं। ये जो सब्सटेंस कैपिलरी में से बाहर आ जाते हैं इंटरस्टिशियम में, प्रेशर की वजह से, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई भी सेल होता है ब्लड हासिल करता है ब्लड कैपिलरी से, और कैसे ब्लड आता है, आर्टरीज में से आता है कैपिलरीज में, और प्रेशर एग्जर्ट होता है, उसकी वजह से सब्सटेंस आते हैं इंटरस्टिशियम साइड पे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन से सब्सटेंस आते हैं इसके अंदर जो प्रेशर जनरेट हुआ, तो ये सब्सटेंस जब फिल्ट्रेशन और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जब इंटरस्टिशियम में दाखिल होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इन सब्सटेंस को हासिल करती है डिफरेंट प्रोसेस के ज़रिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सब्सटेंस को हासिल करके काम भेजती है साइटोप्लाज्म में, जिसके अंदर क्या होता है, इन सब्सटेंस का मेटाबॉलिज्म होता है। जब मेटाबॉलिज्म होता है तो इसके मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। वो क्या होता है बेसिकली, ब्लड ये वापस जब जाएगा तो क्या होगा, कुछ सब्सटेंस इसके अंदर वापस इंटर होंगे, तो इसके अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है ड्यू टू प्रोटीन्स की वजह से, जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं या ऑनकोटिक प्रेशर बोलते हैं। उसकी वजह से ये जो सब्सटेंस होते हैं ना इंटरस्टिशियम से वापस रीएब्जॉर्ब होकर कहाँ जाते हैं, वीनस साइड पे जाते हैं। तो ऐसे ही सब्सटेंस आर्टेरियल साइड से आएंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स की वजह से फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू इंटरस्टिशियम में इंटर होंगे, और वहाँ से सेल इनको हासिल करेगा, साइटोप्लाज्म मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगा, और रीएब्जॉर्प्शन जो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर के जरिए सब्सटेंस वहाँ पर रीएब्जॉर्ब होकर
कहाँ जाएंगे, वीनस साइड पे जाएंगे। ऐसे सब्सटेंस आते जाएंगे और सेल मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते रहेगा और हार्मफुल सब्सटेंस वीनस साइड से रिटर्न हो जाएंगे। तो ऐसे सेल क्या परफॉर्म करता है, अपना मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है। तो ये जब सेल मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है तो इसके मेटाबॉलिज्म को चेंज करने के लिए मुख्तलिफ सब्सटेंस होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देखें तो हमारी बॉडी को जो कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी का सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम है, ये ब्रेन है, और ये क्या है, हमारा मिड ब्रेन, उसके ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, ये मेडला है, और ये स्पाइनल कार्ड है। तो ये बेसिकली कंपोज हुआ होता है किससे, न्यूरॉन से। तो बेसिकली अगर हम स्पाइनल कार्ड का देखें तो बेसिकली ये क्या है, सपोज सेल को हम स्केलेटल मसल का सेल मान रहे हैं, तो क्या होगा, तो बेसिकली क्या होता है, इसके स्पाइनल कार्ड में जो वेंट्रल साइड होती है वहाँ पर क्या होता है, गैंग्लियन होता है, जिसको हम वेंट्रल रूट गैंग्लियन बोलते हैं। तो इस वेंट्रल रूट गैंग्लियन से मोटर न्यूरॉन बाहर आएगा, और सपोज ये स्केलेटल मसल का सेल है तो क्या करेगा, ये वेंट्रल रूट गैंग्लियन से मोटर नर्व बाहर आएगी और यहाँ पर ये एक सब्सटेंस रिलीज करेगी, जिससे ये जो न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, ये बेसिकली एक सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल्स होते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं न्यूरॉन्स, और उसके अलावा दूसरे सेल से भी कम्युनिकेट करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो क्या होता है बेसिकली, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, क्या करता है, ये सेल रिलीज़ करता है। तो जब सपोज स्केलेटल मसल का हमने सेल लिया तो वेंट्रल रूट गैंग्लियन से मोटर नर्व बाहर आई, तो क्या करेगी, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेगी इस स्केलेटल मसल पे। तो इस स्केलेटल मसल पे जब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेगी तो ये न्यूरोट्रांसमीटर इस सेल पर बाइंड होगा और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी पैदा करेगा, तभी स्केलेटल मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। और यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या होता है, हमारा एसिटाइलकोलिन होता है। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है जो स्केलेटल मसल पर आता है वेंट्रल रूट गैंग्लियन से मोटर नर्व के जरिए। जब आता है तो सेल पर जब बाइंड होता है तो क्या करता है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी मसल सेल की इंक्रीज करता है, मतलब सेल का मेटाबॉलिज्म चेंज करता है, लाइक एसिटाइलकोलिन। उसके अलावा अगर हम इसको एक ग्लैंड बोलें, ग्लैंड का सेल तस्वर करें, फॉर एग्जांपल पेरोटिड ग्लैंड है, उस पर भी क्या होगा, यहाँ पर जो है जो नाइन्थ नर्व होती है ग्लोसोफेरेंजियल, उससे क्या होगा, एक सेक्रेटोमोटर फाइबर आएगी, उससे ये क्या करेगी, अगेन एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी, जो इससे के साथ क्या होगा, बाइंड होगा। मतलब ये जो सेल होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म एक तब्दील कौन करते हैं, बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर, उनको कौन कैरी करता है, टुवर्ड्स द सेल नर्व्स कैरी आउट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरे एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, दूसरे आर्गन थे जिसके हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लैंड। ये ग्लैंड एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो ब्लड के ज़रिए क्या करता है, ब्लड के ज़रिए ये हार्मोन है, ब्लड में रिलीज़ होगा और ब्लड में से कहाँ पे आएगा, इंटरस्टेशियम पे। जब इंटरस्टेशियम पे आ जाएगा तो अगेन ये किस पे बाइंड होगा, इस सेल पे बाइंड होगा और सेल का मेटाबॉलिज्म क्या करेगा, चेंज करेगा। मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं वो भी क्या करते हैं, हमारे पूरी बॉडी के सेल्स का मेटाबॉलिज्म चेंज करते हैं। और ये ग्लैंड जिससे हार्मोन रिलीज होते हैं ये भी क्या करते हैं, ब्लड के जरिए एंटर होकर इंटरस्टिशियम पे जब आते हैं ये भी सेल के साथ बाइंड होकर क्या करते हैं, सेल का मेटाबॉलिज्म चेंज करते हैं। कि ये जो चेंजिंग करते हैं ये फिजियोलॉजिकल होती है, मतलब बॉडी के नीड के हिसाब से होती है। मतलब ये फिजियोलॉजिकल चेंजर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक हार्मोन और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर। उसके अलावा जो पैथोजन होता है वो भी हमारी बॉडी के अंदर आता है। वो क्या करता है, बेसिकली वो भी क्या करता है, हमारे सेल्स के ऊपर अटैक करता है, टॉक्सिन्स रिलीज़ करके। क्या रिलीज़ करता है वो, बेसिकली टॉक्सिन रिलीज़ करता है। ये जो टॉक्सिन होते हैं ये भी क्या करते हैं, सेल के साथ बाइंड होके सेल्स को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 3 सब्सटेंस हमने अभी देखे, एक हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर, ये फिजियोलॉजिकल हमारी बॉडी में रिलीज होकर सेल्स के साथ बाइंड होते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म चेंज करते हैं। और दूसरा पैथोलॉजिकल केमिकल्स होते हैं जिसको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं, जो माइक्रोब्स रिलीज करते हैं और सेल्स का मेटाबॉलिज्म चेंज करके उनको डैमेज करते हैं। तो ये तीनों सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, सेल के साथ बाइंड कर रहे हैं। तो ये बाइंड करके सेल का मेटाबॉलिज्म चेंज करेंगे, ये फिजियोलॉजिकल करेगा, जिससे सेल मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करे,
करेगा और हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवाइड होगा और ग्रोथ होगी। और ये टॉक्सिन क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर पैथोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म चेंज करेगा और सेल को डैमेज करेगा। ठीक है, तो ये कैसे डैमेज करेंगे और ये कैसे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म परफॉर्म करेंगे, बेसिकली ये बाइंड होते हैं एक सेल के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस होता है प्रोटीन का बना हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। तो ये बेसिकली ये जो केमिकल सब्सटेंस हैं लाइक हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर, ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं और फिजियोलॉजिकली सेल्स का मेटाबॉलिज्म क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और टॉक्सिन जो है ये भी अगेन किसके साथ बाइंड होता है, बेसिकली इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर सेल्स का मेटाबॉलिज्म चेंज करता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो सेल्स का मेटाबॉलिज्म चेंज करें, इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होके ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली लाइगेंड बोलते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर कौन से फिजियोलॉजिकल लाइगेंड है, एक हार्मोन है, दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर। ये दोनों रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर क्या करते हैं, सेल का मेटाबॉलिज्म चेंज करते हैं। और तीसरा भी लिगेंड होता है जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर सेल का मेटाबॉलिज्म चेंज करता है, पर ये पैथोलॉजिकल होता है और ऐसे चेंज करता है जैसे सेल क्या हो, डैमेज हो। ठीक है, इन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर सेल का मेटाबॉलिज्म चेंज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइगेंड। उसके अलावा एक दूसरा केमिकल सब्सटेंस होता है जो वो भी क्या होता है, लाइगेंड ही होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारी सब्जेक्ट का फार्माकोलॉजी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो क्या है, ड्रग। ड्रग भी क्या है, बेसिकली लाइगेंड ही है। ये भी क्या करता है, इन केमिकल्स की तरह सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड होके यहाँ सेल के बाहर जो एंजाइम्स होते हैं, यहाँ सेल के अंदर यहाँ बाहर जो एंजाइम्स होते हैं उन पे बाइंड होके सेल्स का क्या करता है, मेटाबॉलिज्म चेंज करता है। तो ये मेटाबॉलिज्म चेंज करता है लेकिन ड्रग मीन्स ये भी लेगेंड है क्योंकि रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है। और उसके अलावा एंजाइम के साथ भी ये बाइंड होता है। ये एंजाइम के साथ बाइंड नहीं होते, ये बेसिकली किसके साथ बाइंड होते हैं, रिसेप्टर के साथ। पर ये क्या करता है, रिसेप्टर के साथ भी बाइंड होता है और एंजाइम्स के साथ भी क्या करता है, बाइंड होता है। कौन, ड्रग। तो जब बाइंड होता है तो क्या करवाता है हमारी बॉडी के अंदर, एक तो ये करवाता है डायग्नोसिस। क्या करवाता है, डायग्नोसिस। मतलब ये हमें क्या करवाता है, डायग्नोसिस में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, फॉर एग्जांपल एक बीमारी होती है स्केलेटल मसल की जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोस्थीनिया ग्रेविस। इसमें क्या होता है, सपोज ये स्केलेटल मसल है और हम जैसा कि मैंने बोला वेंट्रल रूट गैंग्लियन से क्या आ रही है, मोटर नर्व, और क्या रिलीज कर रही है, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करवाता है। तो क्या होता है, जो रिसेप्टर जिसके साथ एसिटाइलकोलिन बाइंड हो रहा है ना, इन रिसेप्टर के ऊपर क्या बन जाती हैं, एंटीबॉडीज, ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो जब ऑटो एंटीबॉडीज इनके ऊपर बन जाएंगी तो एसिटाइलकोलिन इनके ऊपर बाइंड ना हो सकेगा। तो इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, मायोस्थीनिया ग्रेविस। ऐसी डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिनमें एंटीबॉडीज प्रिपेयर हो इन रिसेप्टर्स के ऊपर और एसिटाइलकोलिन बाइंड ना हो सके, उस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, मायोस्थीनिया ग्रेविस बोलते हैं। मायोस्थीनिया ग्रेविस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो इसको डायग्नोस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, कौन सी ड्रग इस्तेमाल करते हैं, एक शॉर्ट एक्टिंग इनडायरेक्ट मस्करेनिक ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोफोनियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोफोनियम एक शॉर्ट एक्टिंग इनडायरेक्ट मस्करेनिक ड्रग है। निकोटिनिक इनडायरेक्ट एक्टिंग मस्करेनिक ड्रग है। ये क्या करती है, निकोटिनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, इनके साथ इनके आमने सामने एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को क्या बोलते हैं हम, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेसेस बोलते हैं। ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस क्या करता है, जब एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर जो स्केलेटल मसल के ऊपर बाइंड रिसेप्टर मौजूद है जिनके साथ एसिटाइलकोलिन बाइंड हो रहा है, तो क्या करता है, बेसिकली एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेसेस ये एंजाइम होता है जो एसिटाइलकोलिन को ब्रेक करता है ताकि एसिटाइलकोलिन रिमूव हो सके और मसल क्या हो सके, रिलैक्स हो सके। तो नॉर्मली फिजियोलॉजिकली ये क्या करता है, इनको ब्रेक करता है। जब ये मायोस्थीनिया ग्रेविस हो गई तो एसिटाइलकोलिन तो नॉर्मली बाइंड नहीं हो सकेगा इसके साथ, निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ। तो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है पर बाइंड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ड्रग देंगे एंड्रोफोनियम। ये क्या करेगी, बेसिकली एसिटाइलकोलिन जो एंजाइम है ना, इनको क्या करेगी, ब्लॉक करेगी।
अगर ये ब्लॉक करेगी तो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन कंटिन्यूस रिलीज होता जाएगा, ब्रेक नहीं होगा। तो कंटिन्यूस रिलीज होने की वजह से ये एसिटाइलकोलिन इन एंटीबॉडीज बनी तो है एंटीबॉडीज, पर मोर अमाउंट ऑफ एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होकर इसके साथ रिलीज होगा और ब्रेक नहीं होगा तो आसानी से ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर बच गए हैं उनके साथ बाइंड होगा और क्या करेगा, स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन करेगा। मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि जब एंड्रोफोनियम दे रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ स्केलेटल मसल इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है, ये एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज एंजाइम ब्लॉक हो गया और एसिटाइलकोलिन को ब्रेक नहीं कर रहा, और जो रिसेप्टर बच गए हैं जिनके ऊपर मतलब एंटीबॉडी नहीं अटैच हो रही, उनके ऊपर एसिटाइलकोलिन बाइंड होकर समहाउ क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमें पता चले जाएगा इस मरीज के अंदर मसल काम नहीं कर रही, कौन सी बीमारी की वजह से, मायोसिनिया ग्रेविस की वजह से। मतलब ये ड्रग जो होता है, ये लिगैंड होता है, ये रिसेप्टर के साथ या एंजाइम के साथ बाइंड होता है और क्या करवाता है, नंबर 1 डायग्नोसिस करवाता है। उसके अलावा दूसरा इसका क्या काम होता है, बेसिकली ये दूसरा हमें हेल्प करता है प्रिवेंशन में। किस में हेल्प करता है, प्रिवेंशन में। प्रिवेंशन में कैसे हेल्प करता है, जैसा कि हमें पता चल गया कि डायग्नोसिस में हमें पता चल गया है इस बंदे को ये बीमारी है, तो फ्यूचर में ये बीमारी ना हो सके हम क्या करते हैं, जो माइक्रोब इसको ये बीमारी करवा रहा है उस माइक्रोब्स को हम क्या करते हैं, डैमेज करते हैं या वीक करते हैं। तो उस डैमेज या वीक माइक्रोब को अलॉन्ग विथ अदर सब्सटेंस हम बॉडी के अंदर ऐड करते हैं। तो वो क्या करता है, बेसिकली जाके हमारे जो टी या बी लिम्फोसाइट सेल्स है ना, उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और उसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होती हैं, एंटीबॉडीज़। तो ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसके अंदर वीक माइक्रोब हो और अदर सब्सटेंस भी हो और क्या करे, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी इंक्रीज करे। ज़रा इम्यूनिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, पैथोजन इफेक्ट नहीं कर सकेगा, मतलब हमारी बॉडी क्या करेगी, डिजीज़ से हमको बचाएगी। मतलब ये दूसरे जो केमिकल सब्सटेंस जो ड्रग है ये क्या करवाएगी, प्रिवेंशन करवाएगी। ऐसी ड्रग को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं। तो वैक्सीन भी क्या है, कि ड्रग ही है जो क्या करवाती है, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर वीक पैथोजन या अदर सब्सटेंस के साथ ऐड होकर हमारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड आती है और क्या करवाती है, टी और बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करती है और क्या प्रोड्यूस करवाती है, एंटीबॉडी। और वो क्या करवाती है, हमें जो अगर अगली बार पैथोजन आएगा उससे उसके अटैक से हमें क्या कराएगी, बचाएगी। मतलब ये क्या क्या करवाती है, दूसरा प्रिवेंशन में हेल्प करती हैं। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काम है इन ड्रग का वो क्या है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब हमारी बॉडी के अंदर ज़रा माइक्रोब अटैक किया, डायग्नोसिस हमें पता चल गया, मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए मुख्तलिफ ड्रग देंगे जिससे हम डायग्नोसिस कर सकेंगे, वो आगे चल के हम स्टडी करेंगे। और उसके अलावा प्रिवेंशन के लिए भी हम ड्रग देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन। और उसके अलावा जब डिजीज़ पर्सन को हो रही है तो हम क्या करते हैं, उस पर्सन की डिजीज़ को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सब पर्सन है जिसको अस्थमा है, अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंकियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और जो आदमी होता है उसको डिज़निया हो जाती है, मतलब वो आसानी से रेस्पायर नहीं कर सकता, आसानी से गैसेस की एक्सचेंज नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं, ब्रोंकियोल कॉन्स्ट्रिक्ट है अस्थमा के अंदर तो हम ब्रोंकियो डायलेटर ड्रग्स देते हैं। वो कौन सी ड्रग होती है, बेसिकली हमारी एक एंटी मस्करिनिक ड्रग होती है इप्राट्रोपियम, और उसके अलावा टायोट्रोपियम। ये बेसिकली क्या होती है, एंटी मस्करिनिक क्या होती हैं, ड्रग होती हैं। और उसके अलावा बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग होती हैं। वो आगे चल के ये क्या है, बीटा 2 और मस्करिनिक, ये आगे चल के हम स्टडी करेंगे। और उसके अलावा बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग होती है साल्मेट्रोल। तो ये हम क्या करवाते हैं, ये ड्रग देते हैं और बहुत सारी ड्रग देते हैं ब्रोंकियो डायलेशन करवाने के लिए। तो ब्रोंकियोल डायलेशन हो गई तो आसानी से पर्सन क्या करेगा, रेस्पायर कर सकेगा। मतलब ये जो ब्रोंकियोल कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से अस्थमा हुई वो क्या हुई, ख़त्म हो गई। तो मतलब हमने क्या किया, ट्रीटमेंट किया। तो ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो बेसिकली क्या करे, रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो वो लिगेंड कहलवाएगा। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो रिसेप्टर के साथ ही बाइंड हो और एंजाइम के साथ ही बाइंड हो गए क्या करवाए, नंबर फर्स्ट डायग्नोसिस करवाए, लाइक मायोसिनिया ग्रेविस जिसमें हम क्या देते हैं, एंड्रोफोनियम कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करवाता है, इससे एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को ब्रेक डाउन या बंद करके। उसके अलावा
प्रिवेंशन के लिए हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन, जो टी और बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करके रिसेप्टर के साथ बाइंड होके क्या प्रोड्यूस करवाती है, एंटीबॉडी, और पैथोजन हमें दूसरी बार अटैक नहीं कर सकता। और तीसरा किसके लिए हम देते हैं, ट्रीटमेंट के लिए, लाइक अस्थमा में कौन सी रख देते हैं, प्राट्रोपियम, ट्रायोट्रोपियम और साल्मेट्रोल। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो रिसेप्टर और एंजाइम के साथ बाइंड होकर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट करवाए, ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं। मतलब ड्रग भी एक लाइगेंड होता है, पर लाइगेंड की स्पेशलिटी क्या होती है, वो किसके साथ बाइंड होगा, रिसेप्टर के साथ। पर ये रिसेप्टर के अलावा किसके साथ बाइंड होता है, एंजाइम के साथ। ये जो लाइगेंड होते हैं हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म परफॉर्म करेंगे और ये पैथोलॉजिकल। पर ये जो ड्रग होता है वो क्या करेगा, नॉर्मल फिजियोलॉजी को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा रिसेप्टर या एंजाइम के साथ बाइंड होके, और क्या करेगा, नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करेगा, मतलब ट्रीटमेंट करेगा, और उसके अलावा दूसरा क्या करेगा, डायग्नोसिस और प्रिवेंशन। ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं भाई, ड्रग बोलते हैं। मतलब ड्रग का हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ड्रग क्या होता है, लिगेंड और ड्रग में क्या फ़र्क है, समझ में आया। उसके अलावा जैसा कि ड्रग है, इसकी स्टडी करेंगे हम, तो एक मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग के नेचर के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और ड्रग डायग्नोसिस कैसे करवाता है, प्रिवेंशन कैसे करवाता है, ट्रीटमेंट कैसे करवाता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ऐसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी बेसिकली मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे, तो उसकी प्रॉपर्टी, नेचर क्या है, और ये ड्रग कैसे हमारी बॉडी के अंदर आके काम करता है। ठीक है, इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी। तो जब हम ड्रग को हमारी बॉडी में दाखिल करेंगे, इस प्रोसेस को एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो अब जब हम बॉडी के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे तो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर आएगा, हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ डिफरेंट प्रोसेस परफॉर्म करती है। लाइक जहाँ पे हम ड्रग को बॉडी के अंदर दाखिल होने के लिए एडमिनिस्टर करेंगे, वहाँ से क्या होगी, ड्रग एब्जॉर्ब होगी। फॉर एग्जांपल नॉर्मली हम जीआईटी से ओरली हम ड्रग लेते हैं, वो क्या होगी, इलियम पार्ट से क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। मतलब जहाँ से भी हम ड्रग देंगे एडमिनिस्टर करके, वो क्या होगी, उस साइड से एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होकर किधर दाखिल होगी, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर दाखिल होगी कहाँ पे आएगी, टिश्यूज़ पे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी तो ये ड्रग अपना काम परफॉर्म करेगी। उसके अलावा काम परफॉर्म करने के बाद ये ड्रग रिमूव भी होना चाहिए, नहीं तो ये ड्रग अदर रिसेप्टर और एंजाइम के साथ बाइंड होके एबनॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट करेंगी, मतलब टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगी। तो ये ड्रग जो होती है वो रिमूव होनी चाहिए। तो रिमूव होने के लिए इसका मेटाबॉलिज्म होता है ताकि ये पोलर हो, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस ना कर सके। जो मेटाबॉलिज्म होता है, जब मेटाबॉलिज्म हो जाता है, ये पोलर हो जाती हैं, तो ये यहाँ तो ओरोफिकल रूट से, मतलब जीआईटी से फीसिस के ज़रिए बाहर जाती हैं, यहाँ तो यूरिन के ज़रिए मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स एलिमिनेट होती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। मतलब जब हम कोई ड्रग बॉडी के अंदर दाखिल करेंगे, मतलब क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या होगा, उसके बाद हमारी बॉडी क्या करेगी, उस ड्रग के साथ एब्जॉर्प्शन करेगी, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, उसके अलावा मेटाबॉलिज्म करेगी, उसके अलावा एलिमिनेशन करेगी। ठीक है, और मतलब ये बॉडी हमारी ड्रग के साथ 4 प्रोसेस करवाती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। और उसके अलावा जब ड्रग हमारी बॉडी के अंदर आती है, ड्रग क्या करती है, रिसेप्टर के एंजाइम के साथ बाइंड होकर मुख्तलिफ प्रोसेस परफॉर्म करती है। तो बेसिकली 2 चीज़ें हम स्टडी करेंगे। तो इसलिए फार्माकोलॉजी की 2 ब्रांचेस होती हैं। वो ब्रांच फार्माकोलॉजी की जिसमें हम ये स्टडी करें कि ड्रग के साथ हमारी बॉडी क्या कर रही है, मतलब कैसे उसको एब्जॉर्ब करेगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कैसे मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगी, कैसे उसको एक्सक्रिएट करेगी, एलिमिनेट करेगी। इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक। मतलब द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग इन रिलेशन विद द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। और उसके अलावा जब ड्रग आएगी तो बॉडी के साथ ड्रग क्या करेगी, मतलब डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, ज़रा यही 3 काम है वो करवाएगी। तो इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक में ये स्टडी करेंगे कि ड्रग हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी, मतलब 4 प्रोसेस करेगी, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और उसके अलावा फार्माकोडायनेमिक में हम पढ़ेंगे कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है, मतलब कौन कौन के प्रोसेस परफॉर्म करके, कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म करके कौन सी डिजीज़ को करेक्ट करती है। ठीक है, तो लिगेंड क्लियर हो गया, ड्रग क्लियर हो गया,
फार्माकोलॉजी क्या होती है ये भी क्लियर हो गई, उसके अलावा ये 2 ब्रांचेस भी क्लियर हो गई। अभी हम जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे उसमें हम स्टडी करेंगे फार्माकोकाइनेटिक को, चैप्टर नंबर 2 में फार्माकोडायनामिक को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।